हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो काफी दिनों से मेरा छूटा हुआ था, जीएसटी वाला टॉपिक। मैं जीएसटी से रिलेटेड आज सेकेंड लेक्चर देने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले एक दो लेक्चर जो है आप लोगों का ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज रखा है, यूट्यूब चैनल में मैंने डाल रखा है ना। तो सबसे पहली बात जीएसटी जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों लाया गया, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो जितने भी विद्यार्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए। अभी एग्जामिनेशन पीरियड है और मारवाड़ी कॉलेज में ऑनलाइन क्लास, डायरेक्टली लाइव क्लास लेना संभव नहीं है, क्योंकि वो सुबह और शाम दोनों में क्लास इंगेज रह रहा है एग्जाम की वजह से, जिस वजह से मैं अभी रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूं और ये 25 अगस्त तक ऐसे रिकॉर्डेड क्लास ही चलता रहेगा। मैंने जीएसटी के लिए भी बुक जो है एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक जो है आप परचेस कर लेंगे, और साथ में कॉर्पोरेट अकाउंट के जितने भी स्टूडेंट जो क्लास कर रहे हैं मेरे, ठीक है, वो जो है कॉर्पोरेट अकाउंट का मैंने आज फ्रंट पेज जो है, कवर पेज, बहुत सारे स्टूडेंट ने मांगा कि सर कवर पेज दो, तो मैंने वो कवर पेज भी दे रखा है आपको। तो वो बुक से आप परचेस, वो बुक मार्केट में जाकर के आप परचेस कर लेंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, आप एक बार जाकर के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं क्लास रेगुलर रहेंगे, क्योंकि क्लास जो बच्चे नहीं करेंगे उनका मिड सेमेस्टर में मार्क्स जो है वो 10 नंबर डायरेक्टली काट लिया जाएगा, जिस भी पेपर का क्लास नहीं करेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट का क्लास नहीं करेंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंट का 10 नंबर कटेगा, अगर आप जीएसटी का क्लास नहीं करेंगे तो जीएसटी का 10 नंबर आपका कटेगा मिड सेमेस्टर में। तो 15 मार्क्स पे ही आपका वैल्यूएशन किया जाएगा। तो इसलिए आप क्लास जो है रेगुलर करिए, ठीक ना। रोल नंबर जो है आप जब क्लास का टाइम हो, जब आप यूट्यूब में जो है रोल नंबर सेंड करिए, ठीक है ना, ताकि आपको अटेंडेंस जो है आपका बन सके। चलिए, तो ऐसा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। गुड्स एंड, आज भी ये थ्योरी पार्ट होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स नहीं होता है, सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नाम है जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सबसे पहला तो जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आपका 2004 में, अगर मैं बात करूं इसको, ये नोटेड किया गया था जीएसटी, ठीक है ना। 2004 में केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है ये आपका केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है ये नोटेड किया गया था इन 2004 में, ठीक है ना। तो ये जीएसटी को जो है, जीएसटी का एक अपना बिल आया 2016 में, ये बिल आया, और ये 2016 में जो है 2014 में ये बिल लाया गया और 2016 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे चीज तो थे आपके, क्या चीज के, जीएसटी के पार्ट थे, ठीक है ना। चलिए, तो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी का बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 2014 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, और यही बिल जो है पार्लियामेंट में जो पास हुआ था ये आपका 2016 में हुआ था, ठीक है। जीएसटी का ये 2016 में हुआ था। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका जीएसटी का सबसे बड़ा मेरिट क्या रहा था? कैस्केडिंग इफेक्ट को ये क्या करता था? खत्म कर दिया था। कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर दिया था? ये खत्म कर दिया गया था। मतलब सीधा सा बात है, इसका पहला इफेक्ट जो है जीएसटी का, एंड ऑफ, हम बोल सकते हैं एंड ऑफ टैक्स पिरामिड, एंड ऑफ टैक्स पिरामिड या पिरामिडिंग, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, इसको ये क्या कर दिया था? तो एंड कर दिया था, खत्म कर दिया, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको पहले ही समझा रखा था कि टैक्स पे टैक्स जो लगता था पहले के जमाने में, टैक्स पे जो टैक्स लगता था पहले के जमाने में, वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जीएसटी जो है सबसे पहली दफा जो है 1994 में अप्लाई किया गया था।
जीएसटी जो है ये आपका 1954, ठीक है ना, में अप्लाई किया गया था। और पहला जो देश था ये अप्लाई करने वाला था फ्रांस। जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, जीएसटी इज नॉट अ न्यू टैक्स, ये न्यू कोई सिस्टम नहीं है, नया प्रणाली नहीं है। ये प्रणाली ऑलरेडी जो है 1954 में फ्रांस में अप्लाई हो चुका था। और भारत में ये अप्लाई हुआ कब? तो भारत में अप्लाई हुआ 2016। सोच लो भारत कितना पीछे है कि इंडिया में ये अप्लाई हो रहा है 2016 में, लेकिन यही टैक्स का जो नियम है वो फ्रांस में 1954 में अप्लाई हुआ था। और अभी अगर मैं बात करूं रिसेंट में अगर मैं बात करूं तो 160 कंट्रीज में जीएसटी का रूल जो है वो फॉलो किया गया है, ठीक है ना। ये 160 कंट्री में जो है इसको फॉलो किया गया है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी का जो रेट है वो हर एक यूनिट का कुछ अपना रेट है, कुछ अपना कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर यूरोपियन स्टेट का बात करें, यूरोप का बात करें, ठीक ना, तो वहां पे जीएसटी जो है यूरोप का बात करें तो इसका एक अपना स्लैब है। और यहां पे जीएसटी जो है 18% से लेकर के 25% तक जो है जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। जैसे भारत में इसका कुछ अपना स्लैब है, यूरोप में इसका कुछ अपना स्लैब है, ठीक है ना। और सिंगापुर में जो है वो इसका कुछ अपना सिंगापुर में जो स्लैब है वो आपका 6% से है। और सिंगापुर में जो है 1994 से ये एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है ना, हुआ था। इज इट क्लियर? तो यहां पे सबसे पहली बात जो है, इंडिया में सबसे प्रथम जीएसटी जो लाया गया था, जीएसटी का जो नाम हल्ला हुआ था वो विजय केलकर का टास्क फोर्स था, विजय केलकर कमेटी थी एक। तो विजय केलकर कमेटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के जगह आप जीएसटी लेकर के आओ, ये बात जो है 2004 में लाया गया था। अब 2004 से वो बनते गया, अमेंडमेंट हुआ, आते गया, जाते गया, और ये फिर आया कब? 2016 को जो है वो आपका यहां पे लाया गया। क्लियर है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपका जीएसटी किस कमेटी की बात करती है? तो जीएसटी केलकर कमेटी की बात करती है। जीएसटी जो है विजय केलकर, जीएसटी में क्या चीज आ जाता है? विजय केलकर आ जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, इसको मैं अगर मिटा देता हूं तो मैंने ये बात तो बताया कि जीएसटी जो है एंड ऑफ पिरामिडिंग है, टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करने वाला टैक्स है ये। अच्छा, इसके अलावे जो है जीएसटी जो है इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है वो कौन सा टैक्स है? तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जीएसटी जो है वो आपका जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहने का मतलब सीधा सा बात है, ठीक है ना, टैक्स जो है, टैक्स व्हाट डू यू मीन बाय डेस्टिनेशन टैक्स, ठीक है ना। डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन मतलब क्या? कौन से स्टेट में फाइनली वो गुड्स जा रहा है और कहां पे जा रहा है। कहने का मतलब जो कस्टमर है, लास्ट वाला जो पर्सन है, अंतिम व्यक्ति जो है, टैक्स जो है हम उस पे चार्ज करेंगे, टैक्स जो है हम उस पे चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब यहां पे सीधा सा बात है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जो आपके कंजप्शंस पे बेस्ड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स किसको बोलते हैं? मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लेता हूं ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये कंपनी ने एक पार्टी को माल बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, बात समझोगे, और इसने जो है इसको बेचा। अल्टीमेटली जो है ए है, बी है, सी है, डी है, और डी जो है ये कंज्यूमर है। डी कौन है बताना? तो डी जो है वो कस्टमर है। तो डी जब कस्टमर है, डी जो कस्टमर है मेरा,
तो यही डी जो है वो क्या करेगा, यही डी जो है, यही कस्टमर जो है वो सीधा सीधा आपका यही टैक्स पेमेंट करेगा। टैक्स कौन पेमेंट करेगा, तो डी पेमेंट करेगा। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो ये लोग टैक्स नहीं पेमेंट करेगा, कंज्यूम कौन कर रहा है, डी कर रहा है। कंज्यूम कौन कर रहा है, डी, और सिर्फ यही टैक्स पेमेंट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी करेगा, नहीं। पहले के जमाने में ऐसा होता था। पहले के जमाने में क्या होता था, ए भी देता था, बी पे भी देता था, सी पे भी देता था, डी पे भी देता था, और साथ में टैक्स पे टैक्स देता था। मतलब ये बंदा ने जितना टैक्स दिया, यहां पे जब गुड्स ट्रांसफर होता था तो ये टैक्स उतना और ऐड हो जाता था। ये बात भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। समझ में आ गई बातें, ये बात भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, चलिए, तो डेस्टिनेशन बेस्ड आपको क्लियर हो गया होगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स किसको बोलते हैं, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं, सीधा सा बात है आपका, जहां पे जो कंज्यूमर को जो गुड्स ये मिले उसको हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। जो कंज्यूमर टैक्स दे, कंज्यूमर का रेट ऑफ टैक्स रहे, उसको हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं गुड्स वर्सेस सर्विसेज। गुड्स वर्सेस सर्विसेज, तो गुड्स वर्सेस सर्विसेज क्या है, समझ लो। गुड्स वर्सेस सर्विसेज क्या है, देखो जीएसटी जो है ना, जीएसटी जो है वो आपका इज लेविड ऑन किस पर, तो सीधा सा बात है, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो यहां पे एक चीज मैं बता दूं, यहां पे गुड्स अलग होता है, गुड्स अलग होता है, और सर्विसेज जो है ये अलग होता है। दोनों सेम चीज नहीं होता है, बोथ आर डिफर। गुड्स जो है वो आपका अलग चीज है, और आपका सर्विसेज जो है वो अलग चीज है। तो सबसे पहले तो बच्चा पहले ये समझ लो कि गुड्स किसको बोलते हैं, फिर हम लोग जो है सर्विसेज के बारे में देखेंगे। क्योंकि एक बात बता दूं, जीएसटी जो है वो चार्ज किस पे किया जाता है, गुड्स पे चार्ज किया जाता है, और किस पे चार्ज किया जाता है, तो गुड्स पे चार्ज किया जाता है और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, गुड्स हम किसको बोलेंगे, या सर्विसेज हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो गुड्स हम किसको बोलेंगे, या सर्विसेज हम किसको बोलते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स मीन्स, गुड्स मीन्स, गुड्स कहने का मतलब ऑल kind of the movable property, all kind of the movable property। अच्छा, इस मूवेबल प्रॉपर्टी में बट एक्सक्लूड या एक्सक्लूडेड, बट एक्सक्लूडेड मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो आपका गुड्स में आपके जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं आएगा, जैसे मनी नहीं आएगा और सिक्योरिटीज नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब इट इंक्लूड्स क्या चीज को इंक्लूड करता है, देखो ये तो एक्सक्लूड किया ना, ये एक्सक्लूड किया, तो भैया इंक्लूड क्या चीज को करेगा, इंक्लूड करेगा जैसे एक्शनेबल क्लेम। अब ये सर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करेगा, ग्रोइंग क्रॉप्स को इंक्लूड करेगा, ग्रास को इंक्लूड करेगा, ग्रास को इंक्लूड करेगा, एंड थिंग्स फॉर्मिंग
पार्ट ऑफ लैंड agreed to be served before supply code under a contract of supply। देखो जीएसटी में जितने भी मूवेबल टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड्स किए जाते हैं, जितने भी मूवेबल गुड्स हैं, क्योंकि मैंने गुड्स के बारे में बताया था, सर्विसेज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरा चीज जो है, लेकिन जीएसटी में गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज नहीं आते। जैसे आपने शेयर्स खरीदा, डिबेंचर्स खरीदा, तो क्या उसमें जीएसटी चार्ज होगा? तो नहीं, वो अलग थिंग है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा, लेकिन मूवेबल गुड्स में क्या क्या आ जाएगा? मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं सर्विसेज के बारे में अभी कुछ देर में चर्चा करूंगा। तो यहां पे गुड्स में आपका एक्शनेबल क्लेम है। तो सबसे पहला एक्शनेबल क्लेम किसको बोलते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रोइंग क्रॉप ग्रास, जैसे बम्बूज हो गया, जो बांस का जो बड़े बड़े लग्गी जो होते हैं, वो ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास के, वो ग्रास के वो ट्री के पैटर्न में नहीं आते। कभी भी याद रखना, बम्बू जो है वो ट्री का पैटर्न में नहीं आता है, वो ग्रास होता है, ठीक है ना, एक टाइप का वो ग्रास होता है। तो ग्रोइंग क्रॉप ग्रास हो गया, या फिर थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, या तो कोई लैंड जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ है, एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जैसे अगर आप जमीन का परचेजिंग कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, तो ये सारे जो है वो गुड्स में आ जाते हैं। अगर आपने जमीन जो है खुद खरीदा और अपना पर्सनल यूज कर रहे हो, तब फिर वो आपका फिक्स एसेट्स कहलाएगा। लेकिन अगर गुड्स जो है, आपने जमीन जो खरीदा है वो बेचने के पर्पज से खरीदा है, तो वो आपका गुड्स कहलाएगा, क्योंकि आपने वो जमीन का ट्रांजैक्शन करना, ठीक है ना, आप अपने कंज्यूम के लिए नहीं रखा है, तो वो सारे चीज आपके गुड्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब मैं बात करता हूं यहां पे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, व्हाट मीन बाय एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे तो आपको ये चीज जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मतलब कोई भी क्लेम जो किसी भी प्रकार का डेप्ट में हो, जैसे चलिए, तो एक्शनेबल क्लेम में मैंने ये तो बता दिया कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो क्या चीज है। तो कोई भी क्लेम अगर हम मान लेते हैं, एक्शनेबल क्लेम हमने किसको बोला? क्लेम हमने किसको बोला? तो एक्शनेबल क्लेम जो है ना, मींस इसका मतलब होता है, एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू एनी डेप्ट, अ क्लेम टू एनी डेप्ट, ठीक है ना, कोई भी डेप्ट, लेकिन अदर देन, या फिर ऐसा करूं मैं, डेप्ट के जगह हम सीधे यहां पे अनसेक्योर्ड डेप्ट लिख देते हैं। अनसेक्योर्ड डेप्ट, देखो डेप्ट और अनसेक्योर्ड डेप्ट में अंतर है। अनसेक्योर्ड डेप्ट में ध्यान से समझोगे चीजों को, सिक्योर्ड डेप्ट और अनसेक्योर्ड डेप्ट क्या होता है? अगर हमने किसी से कोई लोन लिया, बदले में आपको मैंने किसी भी प्रकार का उस लोन के बदले में मॉर्गेज दिया है, तो आपका कौन सा डेप्ट कहलाएगा? सिक्योर्ड डेप्ट कहलाएगा। या तो फिर उस डेप्ट के बदले में मैंने कोई हाइपोथेटिकेशन दे रखा है, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई कार उर के पीछे जो है, या ट्रक के पीछे हाइपोथेटिकेशन टू ऐसे करके डॉट 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 बैंक लिखा रहता है, ठीक है ना। मतलब ये आपका हाइपोथेटिकेशंस जो है, तो हाइपोथेटिकेशंस में आपका क्या होता है, समझ लो कि हमने जो गाड़ी लिया या लोन लिया, बदले में हमने उसको कोई मॉर्गेज दे रखा है, हाइपोथेटिकेशंस दे रखा है। जैसे आपका आईटीआर फाइल कर रखा है, अपना इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, अपना सैलरी स्लिप दे रखा है, तो ये सारे चीज जो है ये आपके क्या चीज में आ जाते हैं?
सिक्योर डेप्ट में आ जाते हैं। और सिक्योर डेप्ट जो है वो आपका गुड्स में नहीं होता है, गुड्स में एक्शनेबल क्लेम होते हैं। एक्शनेबल क्लेम मतलब कहने का मतलब अनसिक्योर्ड डेप्ट जो है, किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड डेप्ट, अ क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेप्ट, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं एनी क्लेम टू एंड अ क्लेम टू एनी डेप्ट की जगह वर्ड यूज कर लीजिएगा अनसिक्योर्ड डेप्ट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनसिक्योर्ड डेप्ट लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, दूसरा है, या तो फिर अगर आपने किसी भी तरह का कोई क्लेम किया है, अ क्लेम टू अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए अगर आपने किसी भी तरह का क्लेम किया है इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इन मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का आपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, हाँ लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी ना तो आपने किसी को पोजेस कर रखा है, पोजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिकली आप किसी थर्ड पार्टी को अगर ट्रांसफर करते हो तो, या आपने इसको पोजेशन, अच्छा पोजेशन आपका दो तीन हो सकता है, या तो एक्चुअल मैंने ये घड़ी जो है आपको गिरवी रखा और बदले में आपसे कुछ पैसे ले लिए, तो वैसे एसेट्स नहीं होने चाहिए, वैसे एसेट्स नहीं होने चाहिए। या तो फिर मैंने ये मकान का चाबी आपको थमा दिया, मतलब वो भी आपका क्या हो गया, वो भी आपका पोजेशन हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है, या एक्चुअल पोजेशन हो सकता है, या सिंबॉलिक पोजेशन भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का पोजेशन वाला जो गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपका नहीं आएगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, तो जो अदर देन पोजेशन है, अदर देन पोजेशन मतलब एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। चलिए ये तो हो गया गुड्स का बात खत्म। अब मैं बात करता हूं सर्विसेज का। तो सर्विसेज में क्या क्या चीज आ जाते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूं। सर्विसेज, सर्विसेज देखो एकदम सीधा सा बात को समझेंगे। सर्विसेज कहने का मतलब, सर्विसेज मीन्स, सर्विसेज हम किसको बोलते हैं, तो सर्विसेज मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग। सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, इंक्लूड या इंक्लूडिंग, एक्टिविटीज, including activities relating to use of money or its conversion for a consideration, अच्छा इसमें भी एक्सक्लूड करता है, ये तो इंक्लूडिंग का बात किया था, ये सारी चीज को इंक्लूड करता है, एक्सक्लूडिंग गुड्स हो गया, मनी हो गया और सिक्योरिटीज हो गया। ये आपका, क्योंकि गुड्स तो आपका गुड्स चला गया, अदर थिंग आ गया, तो सर्विसेज में मनी हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, या फिर आपका गुड्स हो गया, ये सारे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट यहां तक। चलिए तो यहां पे हमने सर्विसेज कहने का मतलब मींस एनीथिंग जो इंक्लूड करता है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है ना।
मतलब एक्टिविटीज, वैसे एक्टिविटीज जहां पे हम मनी, जैसे मान ले तो एक बात बता रहा हूं, मैंने कहीं पे गया होटल में खाना खाया, मतलब यूज ऑफ मनी किया, ठीक है, तब तो वो मेरे को खाना देगा, ठीक है ना। या तो फिर कन्वर्जन फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब मनी को जो है हम कंसिडरेशंस को जो है मतलब किसी और पार्ट काम के लिए हम दे रहे हैं, तो वो सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस ले रहे हैं तो भैया वो क्या आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा, लेकिन सर्विसेज में आ जाएगा, लेकिन क्या गुड्स होंगे सर्विसेज में? नहीं। मनी होंगे? नहीं। सिक्योरिटीज नहीं। मतलब यहां पे मैंने लिखा कि मनी, जैसे मान लेते हो सीधा सा बात है, होटल में गए आप, उसको क्या किया, ट्रेन में गए, तो भैया ट्रेन में पैसा दोगे तब तो वो टिकट देगा आपको, या फिर आप कहीं पार्क में गए तो पार्क में घुसने के लिए आप पहले पैसा दोगे तब तो वो टिकट देगा। तो मतलब हम जो है एक हाथ में पैसा दे रहे हैं, बदले में वो हमको कुछ दे रहा है, तो वही हुआ आपका सर्विसेज। कोई भी चीज आप कहीं पे भी जा करके देख लो, ठीक है ना, लेकिन उसमें गुड्स नहीं आएंगे, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको कर रखा है। गुड्स के अलावे जो है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब देखो इंडिया में जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है, अच्छा इसका क्या जरूरत था, क्या फीचर्स हैं, ये तो मैं अगले क्लास कराऊंगा। मैं आज के क्लास का अंतिम टॉपिक जो है मैं वो डिस्कस करने वाला हूं, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी as introduced in India, as introduced in India. Framework of GST as introduced in India. तो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया में सबसे पहला 1 बाय 1 करके अगर हम देखें तो आपको क्या क्या मिला देख लो। जीएसटी जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। एक तो है फॉर इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट सेल, अगर आप जो है अंतरराज्यीय अगर आप बिक्री करते हैं, इंटर स्टेट सेल करते हैं, तब अलग जीएसटी लगेगा। या तो आप अगर सेल विद इन सेम जीएसटी, सेम स्टेट, तो फिर आपका ये अलग जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। एक तो है आपका सेल विद इन सेम स्टेट है और दूसरा है इंटर स्टेट सेल है, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये आपका जीएसटी का 2 पार्ट है। देखो इंटर स्टेट जीएसटी का अगर हम बात करें तो ये जीएसटी जो है आपका आईजीएसटी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आईजीएसटी, ठीक है ना। और अगर हम सेल विद इन सेम स्टेट का बात करें तो यहां पे 2 प्रकार के जीएसटी लगते हैं, आपका एसजीएसटी और दूसरा जीएसटी आपका सीजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है ना। तो ये तो आपका आ गया क्या चीज का, जीएसटी का टाइप्स, ठीक है ना। कि आप सीधा सा बात है यहां पे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, ये हो गया आपका सीजीएसटी, और ये हो गया आपका क्या चीज, एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। आपका सेंट्रल जीएसटी और क्या चीज हो गया, स्टेट जीएसटी। इज इट क्लियर? चलिए अब अगर मैं बात करूं इसका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जीएसटी का, क्योंकि मैंने फ्रेमवर्क बताया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जीएसटी का अगर हम बात करें, structure of structures of Indian GST। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जीएसटी में हम 2 पार्ट में बांटेंगे इसको भी। या तो आपने पहला पार्ट इंटर स्टेट सप्लाई किया, इंटर स्टेट सप्लाई किया, और दूसरा जो है
लोकल सप्लाई किया। एक तो इंटर स्टेट सप्लाई किया और दूसरा जो है आपका लोकल सप्लाई किया। तो इंटर स्टेट जब सप्लाई करोगे तो ये तो आपका सब्जेक्ट टू आईजीएसटी का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताना, सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, मतलब आपको क्या लगेंगे आईजीएसटी, तो ये आईजीएसटी में चला जाएगा। अब लोकल सप्लाई में अगर हम बात करें, तो जैसे इसमें हम अलग अलग एक एग्जांपल देते हैं लोकल सप्लाई का। तो लोकल सप्लाई में इफ इन दिल्ली, अगर हमारा इन दिल्ली का बात करें तो भैया दिल्ली में जब होगा तो यहां पे सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस दिल्ली का जीएसटी लगेगा, दिल्ली का अपना जो जीएसटी होगा वो लगेगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लेता हूं सपोज इफ इन झारखंड, अगर हम झारखंड की बात करें तो यहां पे भी आपका सीजीएसटी तो लगेगा ही, प्लस आपका झारखंड जीएसटी लगेगा, मतलब झारखंड का अपना जीएसटी वो लगेगा, जिसको हम लोग एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। आपका सीजीएसटी तो सेंट्रल का लग गया, लेकिन हर एक स्टेट का कुछ अपना जीएसटी होता है जो आपका प्लस स्टेट जीएसटी जाता है। मतलब अगर हम लोकल सप्लाई का बात करें तो लोकल सप्लाई में सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इसमें जो है आपका अदर स्टेट, जो भी आपका स्टेट जीएसटी, अदर स्टेट नहीं बोलेंगे हम लोग, जो स्टेट जीएसटी है वो लगेगा। मतलब यहां पे सीजीएसटी तो लगना ही लगना है, प्लस हमारा जो स्टेट जीएसटी है ये जो है आपका लगेगा, और यही वैल्यू जो है आपका क्या कहलाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आ गई बातें? तो हमें लगता है यहां तक में कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रहा होगा, तो इसको चलिए नोट डाउन कर लेंगे। और एक बात और, मैं ये क्लास जो है खत्म कर रहा हूं आज। नेक्स्ट क्लास जो है इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में नया टॉपिक को लेकर के, जीएसटी का ही, ठीक ना। मैंने एक कॉन्सेप्ट तो आज के क्लास में कंप्लीट करा दिया है। कॉर्पोरेट अकाउंट जीएसटी का किताब ले लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि ग्रुप में बार बार मैसेज आता है, या फिर मेरे को पर्सनली तो दुनिया भर का मैसेज आता है। एक दिन में हमको लगता है 100 से 150 स्टूडेंट मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर बुक नहीं है, पीडीएफ सेंड करिए, ये करिए वो करिए। तो किताब खरीदिए, 150-200 रुपए के चक्कर में आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुक खरीदेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी के तुरंत बाद जो है कॉर्पोरेट अकाउंट का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू।